जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीकेएम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, रोजाना की तरह आज की भी इस क्लास में हम देखने वाले हैं बीएसटीसी एग्जाम 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एक बार इस क्लास को जरूर देखें और अंत में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप इन प्रश्नों में से कितने सही हो रहे हैं। और पीछे भी बहुत से वीडियो छोड़े गए हैं, आप उनको भी एक बार जरूर देखें। और अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई व उत्तर से दक्षिण की लंबाई में अंतर है। 40 किलोमीटर का, 43 किलोमीटर का, 48 किलोमीटर का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर कि राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में कितने किलोमीटर का अंतर है। तो साथियों, बात करें राजस्थान की लंबाई की, तो राजस्थान की लंबाई है इस प्रकार से 826 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। और इस प्रकार से चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है 869 किलोमीटर। 869, 826 और 869 किलोमीटर। तो इन लंबाई और चौड़ाई में कितने किलोमीटर का अंतर है? तो आपका आएगा 43 किलोमीटर। कितना आएगा? 43 किलोमीटर का अंतर आएगा। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो प्रश्न नंबर ए का राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, 43 किलोमीटर का अंतर है। राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में कितने किलोमीटर का अंतर है? तो 43 किलोमीटर का अंतर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बादला प्रसिद्ध बादला वाटर बोतल राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? नागौर से, गंगानगर से, जोधपुर से, या फिर सीकर से? तो साथियों, बात करें बादले की, तो बादला जो है वह प्रसिद्ध है जोधपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। बादला क्या होता है? जिंक से निर्मित एक पानी की बोतल होती है। जिंक से निर्मित पानी की एक बोतल होती है, जिसमें क्या होता है कि पानी ठंडा रहता है। और ये इसका सर्वाधिक प्रयोग कहाँ पर होता है? गाँव के अंदर होता है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जोधपुर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, एक आता है मोठड़ा। मोठड़ा भी कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मोठड़ा भी जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? जोधपुर का प्रसिद्ध है। और बादला भी कहाँ का है? जोधपुर का। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राजस्थान के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाते हैं? 6 जिले, 8 जिले, 9 जिले, या फिर 10 जिले? तो साथियों, बात करें राजस्थान के साथ सीमा लगाने वाले जिलों की, यानी राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के साथ कितने जिले सीमा लगाते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है अपना अपना राइट आंसर हो जाएगा। 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगाते हैं राजस्थान के। अगर साथियों हम बात करें राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा की, तो अंतर्राज्यीय सीमा पर भारत के 5 राज्य स्थित है। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं। जिसमें पंजाब की बात करें तो पंजाब के साथ 2 जिले सीमा लगाते हैं। कितने जिले? 2 जिले सीमा लगाते हैं। यानी इस प्रकार से याद कर सकते हैं आप, 2, 8, 3, 10, 6, 2, 8, 3, 10 और 6। दो पहले इस 8 की जगह कितने आते थे? 7 आते थे। यानी पहले 33 जिले थे राजस्थान के, तब 7 जिले सीमा लगाते थे। किसके साथ? हरियाणा के साथ। यानी पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। पंजाब के साथ 2 जिले सीमा लगाते हैं, हरियाणा के साथ 8 जिले सीमा लगाते हैं, और पंजाब, हरियाणा, यूपी के साथ 3 जिले, एमपी के साथ 10 जिले और गुजरात के साथ 6 जिले सीमा लगाते हैं राजस्थान के। ओके, तो यहाँ पर कौन सा पूछ रहा है? मध्य प्रदेश के साथ। तो मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले सीमा लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? ऑप्शन में क्या दे रखा है? 1917 के अंदर विजय सिंह पथिक के द्वारा, 1919 में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा, 1918 के अंदर साधु सीता रामदास के द्वारा, या फिर 1920 के अंदर रामनारायण चौधरी के द्वारा। तो आपको क्या बताना है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बात करें साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना सन 1917 के अंदर, कब? 1917 के अंदर विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी।
विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी और इस विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर। क्या था? भूप सिंह गुर्जर। और ये भूप सिंह जो गुर्जर हैं सन 1916 के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं और आते ही क्या करते हैं, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। ऊपरमाल पंच बोर्ड क्या है? एक किसान किसान पंचायत बोर्ड है। क्या है? किसान पंचायत बोर्ड है। ओके, तो इसकी स्थापना किसने की थी? सन 1917 के अंदर विजय सिंह पथिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुशलगढ़ ठिकाने को एकीकरण के किस चरण में शामिल किया गया? प्रथम चरण में, चतुर्थ चरण के अंदर, द्वितीय चरण में या फिर तीसरे चरण के अंदर? तो आपको क्या बताना है? कुशलगढ़ ठिकाने को। तो साथियों बात करें एकीकरण के समय, राजस्थान के अंदर 3 ठिकाने थे एकीकरण से पूर्व। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे और 19 रियासतें थी। ठिकाने कौन कौन से थे? तो कुशलगढ़ हो गया, एक तो लावा हो गया और एक आता है नीमराणा। नीमराणा, ये 3 ठिकाने थे। ओके, तो हमें किस ठिकाने के बारे में पूछ रहा है? तो कुशलगढ़ के बारे में पूछ रहा है। कुशलगढ़ की बात करें तो कुशलगढ़ वर्तमान में बांसवाड़ा जिले के अंदर पड़ता है। किस जिले के अंदर है? बांसवाड़ा के अंदर। तो बांसवाड़ा को किस चरण में शामिल किया गया था? तो एकीकरण के दूसरे चरण में शामिल किया गया था। किस चरण में? दूसरे चरण के अंदर शामिल किया गया था। तो कुशलगढ़ को भी किस चरण में शामिल किया जाएगा? तो द्वितीय चरण के अंदर शामिल किया गया। ओके, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी बाबू झाड़ू की को परसाटो, बाबू झाड़ू की को परसाटू, इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं आप, झाड़ू की को परसाटो, को प्रसाटो, यानी 25 मार्च 1948 को एकीकरण का दूसरा चरण पूर्ण हुआ था। ओके, और इस द्वितीय चरण के अंदर बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, इन रियासतों को शामिल किया गया था। और एक इस कुशलगढ़ ठिकाने को भी किस चरण में शामिल किया गया था? दूसरे चरण के अंदर शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीणाओं ने, ऑप्शन नंबर 6 है, मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? सती प्रथा आंदोलन, जरायम पेशा कानून अधिनियम, बालिका वध अधिनियम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मीणाओं ने किस आंदोलन के विरोध में आंदोलन किया था? किस अधिनियम के विरोध में आंदोलन किया था? तो जरायम पेशा कानून अधिनियम के विरोध में आंदोलन किया था। अगर जरायम पेशा कानून अधिनियम की बात करें तो ये ऐसा कानून था जिसमें क्या सभी मीणाओं को पास के थाने में जाकर हाजिरी लगानी पड़ती थी। ओके, इसलिए मीणाओं ने क्या किया? आंदोलन किया। अगला प्रश्न है, बेंगू किस आंदोलन का नेतृत्व, बेंगू किसान, सॉरी यहाँ पर किसान आंदोलन है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने, गोकुल भाई भट्ट ने, माणिक्यलाल वर्मा ने या फिर हीरालाल शास्त्री ने? तो साथियों बात करें बेंगू की, तो बेंगू में सर्वाधिक लोग बेगार प्रथा से प्रभावित थे और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बेंगू किसान आंदोलन वैसे बेगार प्रथा से अत्यधिक प्रभावित थी। ओके, और 1921 में चलाया गया था ये बेंगू किसान आंदोलन। अगला प्रश्न है, मत हिरण, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, मत हिरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जोधपुर की, चूरू की, बीकानेर की या फिर उदयपुर की? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी। मथिरण कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, निम्न में से किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? गोगा जी को, रामदेव जी को, मेहा जी को या फिर पाबू जी को? तो लक्ष्मण का के अवतार की बात करें तो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है पाबू जी को। किसको? पाबू जी को। और पाबू जी को ऊंटों के देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊंटों के देवता भी कौन है? पाबू जी हैं। प्लेग रक्षक देवता भी कौन है? प्लेग रक्षक देवता भी कौन है? पाबू जी हो जाएंगे। और लक्ष्मण का अवतार भी कौन है? पाबू जी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। बी के अंदर क्या है? 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी देशांतर। या फिर सी के अंदर क्या दे रखा है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिमी देशांतर।
डी के अंदर क्या दे रखा है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसके अंदर आपको क्या बताना है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार हो जाएगा आपका 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आशापुरा माता, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी हैं? चौहान वंश की, राठौड़ वंश की, खिंची वंश की या फिर गोहिल वंश की? तो बात करें साथियों आशापुरा माता की, तो आशापुरा माता जो है चौहान वंश की कुलदेवी है। किस वंश की? चौहान वंश की कुलदेवी है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवयानी तीर्थ, देवयानी तीर्थ जिसे तीर्थों की नानी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी कहा जाता है। स्थल है, कहां पर स्थित है? पुष्कर के अंदर, नाथद्वारा के अंदर, सांबर के अंदर या फिर सिरोही के अंदर? तो देवयानी तीर्थ की बात करें तो साथियों इसे क्या कहा जाता है, तीर्थों की नानी कहा जाता है। और ये कहां पर स्थित है? तो सांबर के अंदर, सांबर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? विद्याधर भट्टाचार्य ने, मिर्जा इस्माइल ने, कर्नल जेम्स टोड ने या फिर राजकुमार अल्बर्ट ने? तो इस प्रश्न के अंदर क्या बताना आपको, जयपुर शहर का वास्तुकार कौन है? तो जयपुर शहर के वास्तुकार की बात करें तो जयपुर शहर का वास्तुकार कौन हो जाएगा आपका? विद्याधर भट्टाचार्य। कौन हो जाएंगे? विद्याधर भट्टाचार्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें जयपुर शहर की स्थापना की, तो जयपुर शहर की स्थापना करवाई थी सवाई जयसिंह सेकंड ने। ओके, अगला प्रश्न है, भारत का मक्का, भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? भारत का मक्का नाम से सीकर, दिल्ली, अजमेर या फिर मुंबई? तो इसमें क्या बताना है, भारत का मक्का। तो भारत का मक्का कहा जाता है आपका अजमेर को। क्या किसे कहा जाता है? अजमेर को भारत का मक्का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अजमेर को अंडों की टोकरी कहा जाता है, राजस्थान का नाका कहा जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव वाला जिला कहा जाता है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। ओके, और भारत का मक्का भी किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हुड्डा सम्मेलन का उद्देश्य था, हुड्डा सम्मेलन का उद्देश्य था अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, मुस्लिम आक्रामकताओं से राज्य को बचाना, मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हुड्डा सम्मेलन की बात करें तो हुड्डा सम्मेलन आयोजित किया गया था 7/7/7 3 और 4 भी 7 17 जुलाई 1734, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुड्डा सम्मेलन आयोजित किया गया। ओके, और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। क्या था? मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना, यानी राजस्थान के अंदर मराठों का विस्तार बढ़ने लग गया था और मराठे क्या करते थे? लूटपाट करते थे। इसलिए राजस्थान के राजाओं ने किसका आयोजन किया? हुड्डा सम्मेलन का आयोजन किया, मराठों के प्रवेश को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, निम्न में से कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ? तो राजस्थान के किस जिले का विलय 1 नवंबर 1956 को? साथियों 1 नवंबर की बात करें तो 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी इस दिन राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। ओके, और इस दिन एक केंद्र, हमारे राजस्थान का एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा का किसमें? राजस्थान में विलय किया गया, तो एक नया जिला बनाया गया, कौन सा? अजमेर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, निम्न में से किस शासक को प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? नागभट्ट को, भोज को, सिलु को या फिर वत्सराज को? तो आपको क्या बताना है, प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक बताना है किसे माना जाता है? तो प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है आपकी नागभट्ट प्रथम को। किसे माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को। अगर आपसे पूछा जाए कि आदि पुरुष, प्रतिहार वंश का आदि पुरुष या फिर मूल पुरुष किसे कहा जाता है? प्रतिहार वंश का आदि पुरुष या फिर मूल पुरुष किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके हरिश्चंद्र को। किसे कहा जाता है? हरिश्चंद्र को कहा जाता है प्रतिहार वंश का आदि पुरुष या फिर मूल पुरुष। और अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो कौन है? नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक कौन है? जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा या फिर जयनारायण व्यास? तो साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो मेवाड़ का गांधी कहा जाता है आपके माणिक्यलाल वर्मा को। किसे कहा जाता है मेवाड़ का गांधी? माणिक्यलाल वर्मा को। तो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक भी कौन होंगे? आपके माणिक्यलाल वर्मा। कौन हो जाएंगे? माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? सांबर झील से, लूणकरण से, डीडवाना से या फिर उक्त सभी? तो साथियों, राजस्थान में नमक का उत्पादन होता है उक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों सांबर, लूणकरण और डीडवाना तीनों खारी पानी की झीलें हैं और इन तीनों ही झीलों से क्या होता है? नमक का उत्पादन होता है। ओके, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुलिया जलप्रपात। सुलिया जलप्रपात किस नदी पर एवं किस जिले में स्थित है? बनास नदी पर कोटा में, चंबल नदी पर बारां में, लूणी नदी पर अजमेर में, चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ के अंदर? तो आपको बताना है सुलिया जलप्रपात। तो जलप्रपात की बात करें तो साथियों, जलप्रपात होता है इस प्रकार से एक झरना। जल जब ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। ओके, तो ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? सुलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर ऊंचाई है इसकी। और ये जो जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है और चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, भोराट का पठार। भोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? उदयपुर राजसमंद के अंदर, बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर प्रतापगढ़ के अंदर या फिर चित्तौड़गढ़ उदयपुर के अंदर? तो भोराट के पठार की बात करें तो साथियों, भोराट का पठार फैला हुआ है कुंभलगढ़ से गोगोंदा के मध्य। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहां पर है? राजसमंद के अंदर। और गोगुंदा कहां पर है? उदयपुर के अंदर। कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य फैला हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर और राजसमंद के अंदर फैला हुआ है हमारा भोराट का पठार। यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया? कोटा, उदयपुर, सिरोही या फिर जोधपुर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने यानी अंग्रेजों की अधीनता अंत में स्वीकार की, सबसे अंत में अधीनता स्वीकार की? ओके, यानी अंग्रेजों के साथ संधि की। तो ऐसी रियासत थी हमारी सिरोही। कौन सी रियासत थी? सिरोही रियासत ने सन 1923 के अंदर, कब? 1823 के अंदर, सॉरी 1923 नहीं है, 1823 के अंदर, 1823 के अंदर अंग्रेजों से संधि की, सबसे अंत के अंदर। और बात करें अन्य रियासतों की, तो राजस्थान की अधिकांश रियासतों ने सन 1818 ईस्वी के अंदर अधिकांश रियासतों ने क्या कर ली थी? अंग्रेजों से संधि कर ली थी। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? 1918 के अंदर, 1905 के अंदर, 1924 के अंदर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी आपके 1918 के अंदर। कब हुई थी? 1918 के अंदर हुई थी। ओके, और इसका पहला अधिवेशन चांदनी चौक दिल्ली के अंदर हुआ था। कहां पर? चांदनी चौक दिल्ली के अंदर हुआ था इसका पहला अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, भीलवाड़ा में, उदयपुर में या फिर राजसमंद में? तो साथ ही बात करें श्रीनाथ जी की, तो श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है आपके नाथ द्वारा के अंदर। कहां पर है? नाथ द्वारा के अंदर स्थित है। और नाथ द्वारा कहां पर है आपका? राजसमंद के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करनाल, सॉरी यहाँ पर करनाल नहीं है, कर्नल टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? टोडगढ़ को, माउंट आबू को, बालोतरा को या फिर ऊपरमाल को? तो कर्नल टोड ने हिंदू ओलंपस कहा है आपके माउंट आबू को। क्या कहा है? माउंट आबू को कहा है। कर्नल टोड ने हिंदू ओलंपस कहा है। संतों का शिखर कहा है। किसे? माउंट आबू को संतों का शिखर कहा जाता है। और माउंट आबू पर ही स्थित है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, 1722 मीटर जिसकी ऊंचाई है। ओके,
तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आपके बीएसटीसी एग्जाम 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एक बार इस क्लास को जरूर देखिए और अंत में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके इन प्रश्नों में से कितने सही हो रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।